हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेस। आज ये हमारा वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें कि हम लोग वीक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यह ना कि आपका वन लाइनर या एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा। यह आपका जो होगा वह बैकग्राउंड में आपको अच्छे से बताया जाएगा, और जिससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप रिटेन कर सकते हैं। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन जो रहते हैं वो आप लंबे समय तक रिटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बार बार रिवीजन करने की इसमें आवश्यकता पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं वह 1 मई से 7 मई तक के जो करंट अफेयर्स हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यह आपका समराइज फॉर्मेट में रहेगा, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा, समय समय पे सभी महत्वपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं कुछ समय से आप देख रहा हूँ जो आप लोग करंट अफेयर्स या और कोई भी वीडियो है आप लोग उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो कृपया आप लोग ज़रूर इसे रिस्पॉन्स दें। इससे क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो और कंटेंट लेके आने में एक मोटिवेशन की ज़रूरत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या होता है और दोस्तों को भी इससे मदद मिल पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह आपका वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वीक के 60 से 70 क्वेश्चन आपको कंप्लीट इसमें किए जाएंगे। और यदि आप देख सकते हैं, यदि आप पर डे करंट अफेयर्स में यदि टाइम देते होंगे किसी भी वीडियो पे, तो आप नॉर्मली 12 से 15 मिनट के वीडियो रहते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 दिन के करंट अफेयर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों को केवल आप देखेंगे, यदि पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 45 से 50 मिनट में आपको पूरा करंट अफेयर्स का आप लोग अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है, किस राज्य की हस्तकला माता नी पछेरी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो ये गुजरात की जो हस्तकला है माता नी पछेरी, उसको जीआई टैग मिला है। और यह गुजराती भाषा में शब्द माता नी पछेरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो देवी के पीछे का एक अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यह गुजरात के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी आपको राष्ट्रीय कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें भी पूछने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, और पछेरी एक क्या, एक धार्मिक टेक्टाइल लोक कला है एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें जो आपको हाथ से पेंट किया जाता है या कपड़े पे ब्लॉक प्रिंट किया जाता है। तो आपको यदि पूछा जाएगा यह किस प्रकार से है, तो यह पेंट करने की एक कला है, जिसे या तो कपड़े या तो ब्लॉक पे प्रिंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। हस्तकला माता नी पछेरी, ये जो कि गुजरात का है, उसे जीआई टैग अभी मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। तो अजय वॉरियर, आपको युद्ध अभ्यास समय समय पे होते रहते हैं, तो आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। तो अभी हुआ है अजय वॉरियर, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य यह होने वाला क्या है, अभ्यास है एक तरह से, जिसका अभी 7th एडिशन अभी आयोजन किया गया था। और यह आयोजन जो कि आपको 17 अप्रैल से 11 मई के बीच में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यह इंपॉर्टेंट है, अजय वॉरियर जो कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है, और इसका 7th एडिशन अभी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, युद्ध अभ्यास जो कि अजय वॉरियर है, वह भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य जो होता है रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलता है इससे, और दोनों देशों के बीच इसे देखा जाए तो इसके रिलेशन अच्छे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यूके के जो कि साथ हमारे अन्य अभ्यास होते हैं उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिसमें कि इंद्रधनुष जो कि यह हमारा अगला जो कि यूके के साथ अभ्यास है, और कोंकण अभ्यास यह भी हमारा यूके के साथ अभ्यास होता है। तो आपको यहाँ से 3 नाम याद रखने हैं, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष, कोंकण युद्धाभ्यास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। बिलबोर्ड के लैटिन वुम ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो कि प्रसिद्ध कोलंबियाई गायिका जो कि शकीरा है, उसे बिलबोर्ड द्वारा आयोजित पहले जो कि संगीत समारोह में लैटिन जो कि वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तो आप नाम याद रखें, जो कि कोलंबियाई गायिका है शकीरा को बिलबोर्ड द्वारा आयोजित जो पुरस्कार है उसे वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। और यह कोलंबिया की जो कि पॉप सुपरस्टार है, तो आप नाम याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो शकीरा जो कि संगीत उद्योग में उनके योगदान को सम्मान दिया गया है, और इसी के आधार पर शकीरा को क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का टाइटल भी दिया गया है। तो आप नाम याद रखें, शकीरा जो कि प्रसिद्ध कोलंबिया गायिका है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह डांस डे से संबंधित है। तो यह वर्ष 1982 से प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को जो कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो 29 अप्रैल को यह मनाया जाता है। और यह फ्रांसीसी बेले जॉन जो कि जिर्ज नावरे को श्रद्धांजलि देने के लिए इनके जन्मोत्सव के उत्सव पे यह 29 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो आप याद रखें, जो कि नृत्य डांस डे आपसे पूछा जाएगा तो जो कि 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह जो कि फ्रांसीसी बेले जॉन है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल उनके जन्मोत्सव पे यह दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला भारतीय कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो ये नौसेना के जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी हैं कमांडर अभिलाष टॉमी। आप याद रखें नाम, कमांडर अभिलाष टॉमी जो कि प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस की पूरी करने वाले यह पहले भारतीय बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टॉमी इस प्रतियोगिता में जो कि दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो आपको जानना जरूरी है जो प्रथम स्थान पे कौन रहा था। तो प्रथम स्थान पे जो कि दक्षिण अफ्रीका के नॉविक कस्टन न्यूज़फर रहे हैं। यह दुनिया की सबसे कठिन स्लो नॉन स्टॉप रेसों में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो कि स्टार्ट डे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्टार्ट जो कि हुआ था वो 4 सितंबर 2022 को हुआ था। और अभी जो कि यह लास्ट 29 अप्रैल को यह रेस पूरी किया गया था। और यह फ्रांस से शुरू हुआ था और फ्रांस में ही आके ख़त्म हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपको पूछा जा सकता है, या तो आपको स्टार्ट या तो एंड का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। इसके जो कि पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आपको नाम याद रखना है, कमांडर अभिलाष टॉमी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का जो कि 2023 का विजेता किंग डिंग लीरेन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, डिंग लीरेन नाम याद रखें। इस आयोजन जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। तो यह आयोजन जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है, जहां फाइनल में क्या हुआ, चीन के जो कि डिंग लेटेन ने हैं उन्होंने रूस के यान नेपोम नित्याग को हराकर यह वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है तो यह आपको एग्जाम में पूछने जाने की संभावना रहता है। तो आप लोग इसे नाम याद रखें, क्योंकि ये आपको नाम देखा जाए तो ये चीनी नेम है, तो आपको याद रखने में थोड़ी परेशानी होगा। तो आप लोग बार बार इसे अभ्यास कर सकते हैं। तो डिंग लिटेन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC का चेयरमैन जो कि सिद्धार्थ मोहंती को LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नाम याद रखें, सिद्धार्थ मोहंती। और LIC के जो चेयरमैन हैं कौन थे? राणा सुब्रमण्यम कुमार का जो कि कार्यकाल 13 मार्च 2023 को पूरा होने के बाद वह अभी तक जो कि कार्यवाहक चेयरमैन की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा भी जा सकता है जो इनका कार्यकाल तो खत्म हो चुका था, तो यह किस अधिकार के पद पे ये थे? तो ये कार्यवाहक चेयरमैन की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो कि नियुक्त किया गया हुआ सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। और LIC के बारे में जानना जरूरी है। यह इसकी स्थापना जो कि 1956 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में है, और इसका राष्ट्रीयकरण जो कि 1956 में किया गया था। तो यह आपको जरूर इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो पैराग्वे के जो कि राष्ट्रपति हैं कोलोराडो पार्टी जो कि पैराग्वे के सदस्य सेंटियागो पीना ने FN एलेग्रो, क्या नाम है फ्रेंड्स, FN एलेग्रो को हराकर पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। और आप याद रख सकते हैं, कोलोराडो पार्टी पैराग्वे के जो कि सदस्य सेंटियागो पेना ने स्टीफन लेग्रे को हराकर पैराग्वे राष्ट्रपति के चुनाव जो कि इन्होंने जीता था। और पैराग्वे एक प्रकार से देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका का एक स्थलरूढ़ देश है। स्थलरूढ़ हम उसे कहते हैं, जो कि लैंडलॉक है कंट्री, पूरी तरह से चारों साइड से घिरा हुआ है ना, समुद्र का कोई भी भाग आपको इसमें दिखाई नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यह भी पूछे जाने की संभावना रहता है, क्योंकि जो हाल ही में न्यूज़ में रहते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है पैराग्वे एक प्रकार से क्या है, स्थलरूढ़ है, या आपको यह किसी से टच होता है। तो आपको आप याद रखें यह स्थलरूढ़ देश है। आगे देख लेते हैं, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में आयोजन किया जाता है? तो त्रिशूर पूरम से आपसे पूछा जा रहा है। तो त्रिशूर पूरम जो कि केरल में आयोजित होने वाला हिंदुओं का क्या है, वार्षिक त्यौहार है। तो आप याद रखें, त्रिशूर जो कि यह केरल में आयोजित होने वाला हिंदू का वार्षिक त्यौहार है। और यह त्यौहार मनाने की परंपरा कोचीन के जो कि महाराजा कौन थे, राजा राम वर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें क्या होता है, तो देखा जाए तो हाथियों की पीठ पे रंगारंग जो कि छतरियों का प्रदर्शन इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण होता है। मतलब हाथियों की जो कि पीठ पे रंगारंग, इसमें छतरियों का जो एक प्रदर्शन किया जाता है, यही एक उत्सव का एक खास है। यह उत्सव केरल में
वडकुत्रासन मंदिर जो कि है उनके नगर के बीचों बीच यह आयोजित किया जाता है। तो आप एक बार नाम इसको सर्च कर सकते हैं, वडकुत्रासन इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसे एक बार सर्च कर सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए, बट मेरे हिसाब से यह सही नाम है, कुत्राथन लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह लेबर डे से आपको संबंधित है। तो हर साल 1 मई को जो कि देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई आप याद रखें, और यह आसान भी है। यह दिवस 1889 से प्रत्येक वर्ष जो कि 1 मई को मनाया जाता है। और इसमें यदि 2023 की थीम पूछा जाए तो इसमें सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का विनिर्माण इसका उद्देश्य थीम है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका उद्देश्य जानना जरूरी रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो कि श्रमिक दिवस है, मनाने का उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके योगदान को याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, कि तो यह हम लोग क्यों मनाते हैं? तो इसको जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है उसको मजदूर और श्रमिकों की जो कि उपलब्धि है और उसके सम्मान है, उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। 1 मई को किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो यह 1 मई जो कि अभी हाल ही कंप्लीट हुआ था, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1 मई 1960 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन जो कि अधिनियम हुआ था, उसके तहत 1956 में भाषाई आधार पर मुंबई राज्य से जो कि 2 नवीन राज्य का निर्माण हुआ था। मुंबई राज्य से 2 नवीन राज्य का निर्माण हुआ था। कौन कौन सा? आप नाम याद रखें जरूर। गुजरात और महाराष्ट्र का जो कि स्थापना हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। और यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखें 1956 के जो कि तहत 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों की इसमें स्थापना की गई थी। और यह जो कि अभी 1 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है गुजरात और महाराष्ट्र का। अगला देख लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी न्यायाधीश जो कि परिवर्तन हुए हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के। तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के स्थान पे न्यायमूर्ति TS शिव कोनकन को कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखें TS शिव गन्नम जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और यह देखा जाए तो यह प्राचीनतम उच्च न्यायालय में से एक है। और इसकी स्थापना जो कि 2 जुलाई 1862 ईस्वी को उच्च न्यायालय अधिनियम जो कि 1861 है उसके तहत इसकी स्थापना किया गया था। तो आप याद रखें नाम, 2 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना किया गया था। और यदि आपको यह भी पूछा जा सकता है जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है, मतलब किसके अंदर आता है? तो ये पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो कि कार्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। भारत के किस शहर की मेट्रो रेल सेवा ने कार्बन रिडक्शन श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है? तो यह महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो ये चेन्नई मेट्रो जो कि रेल सेवा है वह कार्बन रिडक्शन श्रेणी के तहत ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड इसने जीता है। और यह पुरस्कार जो कि मान्यता चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को सौर ऊर्जा उपयोग कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की अपनी पहली पहल के लिए प्रदान किया गया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है तो इसमें क्या किया है? तो यह रेल सेवा जो कि है वो सौर ऊर्जा का उपयोग कर जो कि कार्बन उत्सर्जन है उसकी कटौती के उपलक्ष्य में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है कार्बन रिडक्शन श्रेणी के तहत। तो आप याद रखें चेन्नई मेट्रो जो कि पुरस्कार इसे मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। एशियन जो कि इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह याद रखिए एक्सरसाइज से संबंधित आपका दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो एशियन जो कि इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के आयोजन 2 से 8 मई के बीच जो कि दक्षिण चीन सागर में किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह अभ्यास जो कि 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो प्रथम चरण जो कि हार्बर फेज है वह 2 से 4 मई के बीच, और द्वितीय चरण जो कि सी फेज है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह 7 से 8 मई के बीच दक्षिण चीन सागर में यह किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह एशियन जो कि एक प्रकार से वह सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार इसमें शामिल है। तो आपको यह नाम भी जरूर जानना है जो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश इसमें शामिल है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। एशियन इंडिया मैरीटाइम जो कि एक्सरसाइज का आयोजन अभी दक्षिणी चीन सागर में किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि बार्क के निदेशक A.K. मोहंती को कमलेश नीलकंठ व्यास के स्थान पर परमाणु ऊर्जा का आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखें A.K. मोहंती। ठीक है फ्रेंड्स, A.K. मोहंती जिन्हें परमाणु ऊर्जा के निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ये नाभिकीय और विकिरण जो कि प्रौद्योगिकी है उनके अनुप्रयोगों के विकास के लिए यह काम करते हैं।
और इसका जो कि स्थापना 1954 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान की स्टेट एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 1901 से 2022 के बीच सबसे ज़्यादा तापमान किस भारतीय राज्य में बढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, और ये देखा जाए तो ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें। तो मौसम विज्ञान के जो कि महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा ने स्टेट एनुअल जो कि क्लाइमेट रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में देश के जो कि 29 राज्य हैं उसके बदलते मौसम का आकलन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसमें सभी जो कि राज्य हैं उसको आकलन इसमें किया गया और इसमें वर्ष 1901 से 2022 के बीच सबसे ज़्यादा जो कि गर्मी हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। तो आपको यहाँ से नाम याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ी है और जो कि न्यूनतम तापमान वृद्धि दर्ज किया गया वो बिहार में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, जहाँ पे कोई परिवर्तन, निम्न परिवर्तन कह सकते हैं, उसमें शामिल किया गया। निम्न परिवर्तन में आपको बिहार, हरियाणा और यूपी इसमें शामिल है और सबसे ज़्यादा आप याद रख सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में देखा गया, जिसमें 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखा गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन के निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रसिद्ध जो कि वैज्ञानिक और केंद्रीय भवन अनुसंधान संसाधन के जो कि पूर्व निदेशक है कौन, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध केरल राज्य से था। ओके फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें, यह वैज्ञानिक और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, जिनका अभी हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये केरल राज्य से संबंधित हैं। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से नोट्स बनाए गए हैं जो कि आप एक बार यदि पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बट फिर भी आप लोग कम से कम 2 बार जरूर रिवीजन करें, जिससे क्या होगा, आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। क्योंकि आपका वीक में केवल एक ही वीडियो आएगा तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा और आप लोग करंट अफेयर्स पे ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से केवल महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जितना हो सके स्टैटिक या और जो भी पोर्शन है उस पर आप कमांड करें और इसे वीक में डेली भी आप कर सकते हैं यदि चाहे तो, और ये 10, लेकिन ज़्यादा आप टाइम नहीं दें। हाँ, न्यूज़पेपर आप जरूर डेली पढ़ें, कोशिश करें, और वीक में जो कि आपको ये करंट अफेयर्स आ रहे हैं उसे आप लोग रिवीजन कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कितने नवीन वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है। तो यह जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो हाल ही में जो कि राजस्थान सरकार ने 3 क्षेत्र को जो कि सोरसन, जोधपुर के खींचन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को वन्य जीव संरक्षण घोषित किया गया है। तो आप नाम याद रखें, जो कि आपको पूछे नहीं, देखा जाए तो राजस्थान जो कि पीएससी है एग्ज़ाम, उसमें एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 जो कि आपको इसमें शामिल किया गया है। नाम याद रखें, जोधपुर के जो खींचन है, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ और जो कि सोरसन, इसको जो कि वन्य जीव संरक्षण में घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हेरिटेज फेस्टिवल जो कि इसका आयोजन 18 से 30 अप्रैल तक जो कि गोवा में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये 18 से 30 अप्रैल तक गोवा में किया गया है। इस महोत्सव का जो कि आयोजन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत है, जिनके द्वारा यह आयोजन किया गया है। हेरिटेज जो कि फेस्टिवल है 2023 का आयोजन पर्यटन विभाग गोवा द्वारा किया गया। इस महोत्सव का जो कि उद्देश्य है वो राज्य की परंपराओं, संस्कृति और कला को जो कि प्रदर्शन करके सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें। हेरिटेज फेस्टिवल जो कि गोवा में इसका आयोजन किया गया है। अगला देख लेते हैं। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इमिग्रेंट, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट जो कि अवार्ड 2023 पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की जो कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नीली बेंदापुरी को यह दिया गया है। तो आप नाम याद रखें, नीली बेंदापुरी को दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बट आपको नाम का घोषणा हो चुका है, तो आप लोग याद रखें, नीली बेंदापुरी को यह जो कि अवार्ड दिया गया है, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। यह पुरस्कार उस व्यक्ति या वह संगठन को दिया जाता है जिसने अपने समुदायों और व्यवसायों में महत्वपूर्ण योगदान जो कि दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो यह आप याद रखें, जो कि नीली बेंदापुरी को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके महत्वपूर्ण। और अगला देख लेते पॉइंट्स। इसमें आपको झारखंड के जो कि अपनी पहली एयर एम्बुलेंस की जो कि शुरुआत की गई है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, झारखंड का जो एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया है पीएम मोदी द्वारा सिलवासा, आप याद रखें नाम, सिलवासी में दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। तो आपको यह नाम याद रखना है कहाँ पे किया गया है। तो ये सिलवासा में यह किया गया है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है। और यह देखा जाए तो अभी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुआ है। तो दुबई में जो कि आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया के वन यू शन और
टीओईओ की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ओके फ्रेंड्स, यह स्वर्ण पदक से संबंधित है। और यह जो कि बैडमिंटन एशिया जो कि चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली युगल जोड़ी बनी है। तो आपको यह नाम याद रखना जरूरी है। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने यह किया है। ओके, इस चैंपियनशिप का आयोजन जो कि 2023 में दुबई में किया गया है। तो आपको यह नाम भी याद रखना जरूरी है। एक बार मैं नाम आपको फिर से बता रहा हूँ, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, जो कि अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला देख लेते हैं, सिंथन स्नो फेस्टिवल जो कि 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। सिंथल, तो यह जो कि पर्यटन निदेशन और जम्मू के जो कि किश्तवाड़ हैं पर्यटन विकास प्राधिकरण के द्वारा 29 से 30 अप्रैल को जो कि जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल जो कि 2023 का आयोजन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, यह कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस उत्सव में जो कि बाइक रैली, फन स्नो एक्टिविटी या स्थानीय जो कि सांस्कृतिक है उसको बहुत कुछ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। तो आप याद रख सकते हैं सिंथन स्नो जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, आईपीएल का 1000वां जो कि मैच हुआ है मुंबई इंडियंस और किसके बीच खेला गया है। तो अभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर याद रखें, आईपीएल का भी सीजन चल रहा है। तो आईपीएल का 1000वां जो कि मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स टीम के बीच चेन्नई के जो कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है। तो आपको स्टेडियम का नाम भी याद रखना है। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में है, उसमें यह आयोजन किया गया था मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के 1000वें मैच का। ओके फ्रेंड्स, यह मैच मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था इसमें। और यह जो कि 18 अप्रैल जो कि 2008 को यह पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। तो आपको यह याद रखना है, इसकी शुरुआत जो कि 2008 में इसका शुरुआत हुआ था आईपीएल का। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक से संबंधित है। तो केंद्रीय वित्त और कॉपीराइट जो कि मामले की मंत्री है निर्मला सीतारमन ने 28 अप्रैल को मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर श्री नारायण वाघेल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया गया है। तो आपको याद रख सकते हैं, प्रसिद्ध जो कि बैंकर है श्री नारायण ने द्वारा लिखित यह पुस्तक सीतारमन द्वारा यह विमोचन किया गया है। आपको राइटर का नाम पूछे तो यह आप राइटर का नाम यह बता सकते हैं, श्री नारायण वाघेल ने यह पुस्तक लिखा है और इसका विमोचन जो कि निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर ब्रिटिश अंपायर सम्मान प्रदान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर के जो कि मानस सदस्य है एमबी डॉक्टर एम ए नंद कुमार कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, और यह जो कि एमबीई को उस समुदाय या महान उपलब्धि या योगदान की मान्यता में दिया जाता है। तो आप याद रखें, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के जो कि मानस सदस्य एमबी डॉक्टर एम ए नंद कुमार कर्नाटक राज्य से संबंधित है, इनको दिया गया है एम ए नंद कुमार। आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस है, कब मनाया जाता है। तो यह जो कि आप देख सकते हैं, वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इसका थीम आपको जरूर याद रखना है, तो शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ओके फ्रेंड्स, यह नाम आपका लंबा है बट आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, यह इसका उद्देश्य क्या है इसे हम लोग जान लेते हैं। तो प्रेस की जो कि आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना तथा प्रेस की जो कि आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर देश के सशक्तिकरण में योगदान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह आप याद रखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 मई को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट का संबंध किस संस्था से है। तो यह जो कि डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट के स्थान पे जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो पहले से यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, डूइंग जो कि बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसके स्थान पे बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और यह जो कि डेटा अनियमितता और चीन जो कि पक्षपात की शर्मनाक खुलासे के वास्ते इसे 2 साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं 2 साल से इसकी कोई रैंकिंग नहीं दिया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, और बाद में इससे नाम चेंज करके इसे किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट का जो कि उद्देश्य है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के जो कि माहौल है उसका आकलन करना इसका काम रहता है, और यह वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। तो आप लोग जरूर याद रखें, दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो कि एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन ने 1 मई 2023 को दक्षिणी वायु कमान के जो कि एयर ऑफिसर कमांडो चीफ नियुक्त किया गया है। तो आप नाम याद रखें, मार्शल जो कि एयर मार्शल बालकृष्णन को इनका नियुक्ति दिया गया है, जो कि एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। और दक्षिणी वायु कमान जो कि वायुसेना के 7 कमांडों में से यह एक है,
और यह श्रीलंका में श्रीलंका में संघर्ष और हिंद महासागर पर एक जो कि मजबूत आधार स्थापित की आवश्यकता के परिणामस्वरूप दक्षिणी वायु कमान का गठन किया गया था। तो आपको यह भी जानना जरूरी है, जो यह 7 जो कि कमांड है उसमें से एक है, और इसकी आवश्यकता जो क्यों पड़ा था, तो ये श्रीलंका में संघर्ष और हिंद महासागर पर जो कि मजबूत आधार स्थापित करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप दक्षिणी वायु कमान का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। हाल ही में रंजीत गुहा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये रंजीत गुहा, तो ये पश्चिम बंगाल के जो कि इतिहासकार रंजीत गुहा का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने युवा इतिहासकारों को विभिन्न समाजों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप लोग याद रखें, यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है रंजीत गुहा, और यह इतिहासकार थे। ओके फ्रेंड्स, और औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के जो कि प्राथमिक पहल है उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड स्नूकर जो कि चैंपियनशिप है 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह स्नूकर से संबंधित है। तो यह जो कि बेल्जियम की लूका बेसेल ने इंग्लैंड के जो कि मार्क सेल्बी को हराकर स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आप नाम याद रखें, बेल्जियम का लूका ब्रेसेल ने इंग्लैंड के जो कि सेल्बी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। लूका ब्रेसेल जो कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली यूरोप की पहली खिलाड़ी बनी है, तो और यह यूरोप से संबंधित है। तो यह यूरोप की पहली खिलाड़ी लूका ब्रेसेल बनी है। विश्व स्नूकर जो कि चैंपियनशिप स्नूकर का जो एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। ब्रीड गिविंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ब्रीडिंग जो कि जेंडर डिजिटल डिवाइड नामक यूनिसेफ द्वारा यह जारी किया गया है। यह यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में मेल और फीमेल के जो द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल करने का जो अंतर है उसको यह बताता है। ओके फ्रेंड्स, ब्रीडिंग जो द जेंडर डिजिटल नामक यह रिपोर्ट मेल और फीमेल द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल का जो अंतर है उसको यह बताता है। रिपोर्ट के अनुसार लड़कियाँ 21वीं सदी में सीखने और रोजगार के आवश्यक कौशल विकसित करने का अवसर कम मिलने की संभावना है इनको। ओके फ्रेंड्स, तो यह देखा जाए तो महिलाओं से संबंधित है, लड़कियों से, जो कि इसमें कहा गया है जो यह इंटरनेट का इस्तेमाल कम करते हैं, और इससे क्या है आवश्यक जो कि कौशल विकसित करने के अवसर इससे कम संभावना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग रिपोर्ट से संबंधित है, तो आप लोग रिपोर्ट याद रखना, यह यूनिसेफ के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसी हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स देखा जाए तो बाफ्टा, आप याद रखें शॉर्ट में बाफ्टा, जो कि फेलोशिप सम्मानित करने की घोषणा किसको किया गया है, तो यह जो कि ब्रिटेन के रहने वाले भारतीय मूल की जो अभिनेत्री है, कौन सा है, ये पटकथा लेखिका उपन्यासकार मीरा सियाल, नाम याद रखें, मीरा सियाल को बाफ्टा जो कि टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह जो कि सियाल है गुडनेस, रिएक्शन मी और द कुमार्स एट नंबर 42 जैसे टेलीविज़न शो में उनके काम के लिए जाना जाता है। तो आप लोग को टेलीविज़न शो तो इतना याद नहीं रख सकते हैं, बट आप याद रखें मीरा सियाल को जो कि यह पुरस्कार दिया गया बाफ्टा, यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने फिल्म या टेलीविज़न में असाधारण योगदान दिया है। पहला बाफ्टा जो कि 1971 में दिया गया था। तो आप लोग याद रखें, और यह भारतीय मूल से संबंधित है, तो आपको यह पूछे जाने का संभावना एग्जाम में ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, मीरा सियाल। अगला देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया है, तो यह जो कि संयुक्त राष्ट्र ने 2 मई को जो कि जेल में बंद 3 ईरानी महिला, जेल में यह बंद है 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा इसमें किया गया है। और यह ईरानी जो कि महिला पत्रकार, आप नाम याद रखें, नीलूफर हमीदी, एल्लाल मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को यह 2023 में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया था। और इन्हें यह पुरस्कार ईरान में जो कि मानवाधिकार के हनन पर रिपोर्टिंग और उनकी सच्चाई को प्रतिबद्धता के लिए इनको दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आप नाम याद रख सकते हैं क्योंकि आपको नाम कंफ्यूजिंग कर सकता है एग्जाम में। यह देखा जाए तो 3 ईरानी महिला पत्रकार जो कि अभी जेल में बंद है उसे यह अवार्ड दिया गया है। और यह देने वाली संस्था कौन है, तो यह यूनेस्को के द्वारा यह दिया जाता है। अगला देख लेते हैं। 2 मई 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में टेस्ट रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो आईसीसी द्वारा जो कि 2 मई को जारी किया गया नया रैंकिंग में 121 पॉइंट के साथ भारत जो कि अंक तालिका में शीर्ष पे है, और दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और इसके अगले इंग्लैंड इसमें काबिज है। तो आप याद रख सकते हैं, पहले पे भारत, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, और इसमें खिलाड़ी के नाम भी याद रख सकते हैं। टॉप पे जो कि बैट्समैन है जो कि लबूशान है, इसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलर जो कि अश्विन है और ऑलराउंडर जडेजा है। तो आप देख सकते हैं 2 जो कि भारतीय इसमें शामिल है, बॉलर अश्विन और ऑलराउंडर जडेजा, दोनों यह इसमें भारतीय शामिल है। अगला देख लेते हैं।
अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, और यह एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो अजरबैजान जो कि ग्रैंड प्रिक्स के द्वारा जीता गया, तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि रेड बुल के जो कि ड्राइवर है, कौन सा, सर्जियो पेटेज ने यह जीता है। और यह ग्रैंड प्रिक्स रेड बुल के जो कि ड्राइवर हैं सर्जियो पेटेज ने ये जीता है। अजरबैजान जो कि ग्रैंड प्रिक्स एक फार्मूला 1 मोटर जो कि रेसिंग इवेंट है, आप लोग यह जानते होंगे भली भांति। यह जो कि बाकू अजरबैजान में बाकू फार्मूला 1 सिटी सर्किट में आयोजित किया गया है। तो आप नाम कोशिश करें, यह जो कि बाकू फार्मूला 1 सिटी जो कि अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। भारतीय सेना के किस रेजिमेंट में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो महिला से संबंधित है, जो कि पहली बार शामिल किया गया। तो भारतीय सेना के जो कि पहली 5 महिला अधिकारी को अपनी आखिरी रेजिमेंट अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट, आप याद रखें, आर्टिलरी रेजिमेंट जो कि तोपखाना रेजिमेंट कहते हैं, उसमें शामिल किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। और आर्टिलरी रेजिमेंट किसे कहते हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह जो कि भारतीय सेना की एक क्या है, एक प्रकार से लड़ाकू शाखा है, जो भारतीय सेना के सभी जमीनी अभियानों के दौरान बड़े पैमाने पे मारक क्षमता प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, आर्टिलरी रेजिमेंट आपने जान लिया होगा, जिसमें 5 महिला अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं। बिहान मेला किस राज्य से संबंधित है, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें। बिहान मेला जो कि बीज उत्सव उड़ीसा के नयागढ़ क्षेत्र में जो कि क्रोन जनजाति है उसके द्वारा यह मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। ओके फ्रेंड्स, यह क्षेत्र किसानों द्वारा उगाई जाने वाली जो कि स्वदेशी फसलों और उसकी किस्मों का उत्सव है। बिहान मेला जो कि उत्सव महिलाएं स्वदेशी किस्मों के बीजों को सावधानी से इकट्ठा करती है और उन्हें मिट्टी के बर्तनों में जमा करती है। तो बिहान मेला यह जो कि उड़ीसा से संबंधित है, और यह कोंद जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। अगला देख लेते हैं। फिट फॉर 55 पैकेज नामक जलवायु कार्य योजना किस संघ द्वारा प्रारंभ की गई है। फिट फॉर, तो यह जो कि यूरोपीय संघ ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज नामक एक व्यापक जो कि जलवायु कार्यक्रम योजना पेश की है। तो आप याद रख सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन द्वारा यह कार्यक्रम जो कि शुरू किया गया है। फिट फॉर 55 जो कि पैकेज है उसका ऑब्जेक्टिव आप याद रख सकते हैं। इसका उद्देश्य 2030 तक जो कि शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके 55% तो कम करना है। तो आप देख सकते हैं 55 का वो शाब्दिक अर्थ जो कि 55% कम करना है, तो इससे संबंधित है। तो आप लोग इसे याद रखें, यह यूरोपियन यूनियन द्वारा यह किया गया है। अगला देख लेते हैं। यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो यह यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जो कि जीता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो कि सुमित नागल यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी है। और ये आपको कभी कभी क्या है, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूजिंग रहते हैं। तो ये एक प्रकार से टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि अभी यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीते, जो कि पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आप याद रखें, रोम जो कि है एटीपी चैलेंजर टूर 2023 में टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ये डच खिलाड़ी जेस्पर डे को फाइनल में 6-3, 6-2 से हराकर अपने नाम यह किया था। आप नाम याद रखें, सुमित नागल। अगला देख लेते हैं। भारत की पहले अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है। तो यह जो कि भारत की पहली अंडर सी सुरंग जो कि महाराष्ट्र राज्य में बनाई जा रही है, और यह 10.58 10.5 किलोमीटर कह सकते हैं लंबी यह सुरंग मुंबई के जो कि मरीन ड्राइव को बांदा वर्ली से लिंक से जोड़ती है। तो यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो मरीन ड्राइव से बांदा वर्ली को यह जोड़ती है, जिसका लंबाई 10.58 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। साइक्लोन मोका जो कि चक्रवात मोका है, उसका नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी देख सकते हैं अभी हाल ही में इसके आपने यह नाम सुना होगा, और इसके जो कि चक्रवात आया भी था। ओके फ्रेंड्स, तो ये भारत मौसम विभाग जो कि IMD ने गुरुवार को जो कि बंगाल के जो कि पूर्व खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में वर्ष 2023 के पहले जो कि चक्रवाती तूफान मोका का पूर्वावलोकन लगाया था, जो कि 7 मई से 9 मई के बीच पूर्वी तट पे आया था। ओके फ्रेंड्स, यह मोका नाम याद रखें, यह चक्रवाती तूफान है। यह नाम यमन के जो कि शहर है मोका, यमन का कौन सा शहर है, मोका के नाम पे यह सुझाया गया था। यह नाम जो कि विश्व विज्ञान संगठन के आदेश अनुसार यह सुझाया गया। तो आप याद रखें, विश्व विज्ञान संगठन के द्वारा यह किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं हम लोग।
इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना, तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी सम्मान योजना यह प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोत्साहन रूप में 1500 रुपये मासिक जो कि रुपये प्रदान किए गए जाएंगे। और यह कहाँ से संबंधित है? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखें, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। ओके फ्रेंड्स, इसमें 1500 रुपये मासिक जो कि रुपये प्रदान किए जाएंगे महिलाओं को। आगे देख लेते हैं, चिथिरई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? चिथिरई, तो ये भगवान कल्लल झागर जो कि समर्पित चिथिरई महोत्सव तमिलनाडु के मदुरई में वेगई नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। तो ये आप डायरेक्ट नाम याद रख सकते हैं, ये तमिलनाडु से संबंधित है, वहाँ मनाया जाता है। और यह जो कि शैव और वैष्णव एक प्रकार से उत्सव है, आप डायरेक्टली नाम याद रखें, चिथिरई जो कि महोत्सव तमिलनाडु के से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के उप प्रमुख पूछा जा रहा है आपको, तो एयर मार्शल जो कि अमरप्रीत सिंह के स्थान पे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप नाम याद रखें, एयर मार्शल जो कि कौन है? आशुतोष दीक्षित से इस पद पे नियुक्त किया गया है। और यह फाइटर जो कि पायलट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के वायुसेना का जो कि नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो बल के आधुनिकीकरण के प्रभारी होंगे। ओके फ्रेंड्स, और इंडियन एयरफोर्स के बारे में यदि हम लोग देखें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसके अभी जो कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को इसका उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह आपको इम्पोर्टेंट है। तो विश्व अस्थमा दिवस जो कि मई के पहले मंगलवार को यह मनाया जाता है। यह वर्ष 2023 में विश्व अस्थमा को यह 2 मई को मनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है, बीमारी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और अस्थमा की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से यह 1998 से विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। तो आप लोग याद रखें, यह अभी इस साल जो मनाया गया हुआ 2 मई को मनाया गया था, और यह 1998 से हर साल यह मनाया जाता है। और इसमें क्या है, इसके बीमारी को जागरूकता बढ़ाने और अस्थमा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। इसका थीम आप जरूर याद रखें, तो ये जो कि थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। ओके फ्रेंड्स, अस्थमा केयर फॉर ऑल। और यह अस्थमा एक प्रकार से देखा जाए तो श्वास संबंधी रोग है, जिसमें क्या होता है, जब व्यक्ति सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ का अनुभव करता है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आसानी से हो जाते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, तो यह 3 मई 2023 को प्रेस विश्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपोर्ट या विदाउट बोर्ड्स द्वारा रिपोर्ट्स कौन सा विदाउट बोर्ड्स द्वारा यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें यह जो कि प्रकार से देखा जाए तो 21वां इसका संस्करण प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। आप याद रखें, 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत जो है 11 स्थान का इसमें गिरावट हो गया है। तो 180 देशों में देखा जाए तो भारत का रैंक 161वां इस साल रहा है। तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगा। अगला देख लेते हैं, भारत की रैंकिंग में एक बार फ्रेंड्स इसको देख लें। इसमें क्या पंडित रामकृष्णन को नई दिल्ली में शताब्दी पुरस्कार जो कि मैन ऑफ सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नाम याद रखें, पंडित रामकृष्ण जो कि इन्हें शताब्दी पुरुष सम्मान दिया गया है। तो ये जो कि पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकृष्ण को हाल ही में क्या क्या समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी कह सकते हैं, मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और यह 1977 में एक बार लोकसभा के लिए चुने गए और 4 बार जो कि राजस्थान विधानसभा के चुने गए। 19 आप याद रख सकते हैं ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, जिन्हें अभी शताब्दी पुरुष चुना गया है। अगला देख लेते हैं, विवाह से विश्वास। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग इसे अपडेट कर सकते हैं। विवाद से विश्वास एमएसएमई को राहत योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह जो कि वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को जो कि कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान के लिए विवाद से विश्वास एमएसएमईज को जो कि राहत योजना शुरू किया गया है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय जो कि बजट 2023-24 में निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। तो आप लोग यहाँ से यह भी पॉइंट याद रखिए, यह निर्मला सीतारमण द्वारा इसका जो कि बजट में इसकी घोषणा किया गया था, विवाद से विश्वास। और इसमें कोविड से जो कि राहत प्रदान के लिए यह चालू किया गया है। अगला देख लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एकता जो कि हार्बर बंदरगाह की आधारशिला किस देश में रखी गई है? एकता हार्बर बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो कि राजनाथ सिंह द्वारा मालदीव की यात्रा के दौरान यह जो कि भारत और मालदीव के संयुक्त रूप से मालदीव की जो कि राजधानी माले में एकता बंदरगाह की स्थापना रखी गई है। तो यह जो कहाँ किया गया? तो माले में मालदीव में जो कि माले की राजधानी है
मालदीव की जो कि राजधानी है माले में इसकी आधारशिला रखी गई है। इसके अतिरिक्त ये जो कि मालदीव के सिफारू में कोस्ट गार्ड जो कि हार्बर का विकास की भारत की सबसे बड़ी सहायता योजना में से एक है। तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं, कोस्ट गार्ड हार्बर जो कि विकास। और यह भी जो कि किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा एकता हार्बर आधारशिला रखा गया और यह मालदीव में रखा गया है। और अगला देख लेते हैं, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जो कि 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह किसने जारी किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है, जिसके अनुसार कहा गया है 8.3 करोड़ जो कि नौकरियां खत्म होगी। ये किसमें 8.3 करोड़ जो कि नौकरियां इसमें ख़त्म होगी, जबकि 6.9 करोड़ नौकरियों का निर्माण का अनुमान है। इसमें क्या होगा, 6.9 जो कि न्यू जो कि रोज़गार है उसके निर्माण होने का अनुमान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में यदि हम लोग देखेंगे, WEF के बारे में, तो इसका गठन जो कि जनवरी 1971 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो कि स्विट्जरलैंड में है और अभी जो कि वर्तमान में प्रेसिडेंट है बोर्गे ब्रेंडे है। तो आप लोग इतना इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो यह जो कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक पुस्तक अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई। तो आप लोग जरूर याद रखें, अमिताभ कांत द्वारा ये लिखा गया है। इस पुस्तक में भारत और स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद अपने पूर्व जो कि औपनिवेशिक गुरु कौन है, यूनाइटेड किंगडम को पीछे पछाड़ते हुए दुनिया की जो कि सबसे बड़ी दुनिया की जो कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक सफर जो हुआ था उसके बारे में यह पुस्तक बताता है। ओके फ्रेंड्स, यह अमिताभ कांत द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसका 75 साल के अंदर यह क्या क्या अंतर हुए इसके बारे में बताया गया है। अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, आप लोग इसे अभी हाल ही में नाम सुना होगा और यह इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय मूल के जो कि पूर्व मास्टर कार्ड CEO कौन है, अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है और यह एशिया मूल के देखा जाए तो पहले अध्यक्ष होंगे, एशिया मूल के पहले अध्यक्ष होंगे। अजय बंगा जो कि 2 जून 2023 को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद को संभाल लेंगे, अभी संभाले नहीं है तो आप लोग जरूर याद रख सकते हैं 2 जून को यह पद संभालेंगे और इनका कार्यकाल जो कि 5 साल तक रहेगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में यदि हम लोग जाने तो यह एक प्रकार से विश्व बैंक विशिष्ट संस्था, इसका मुख्य जो कि उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है। इसकी स्थापना जो कि 1944 में किया गया था और इसका जो कि मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसमें सदस्य जो कि अभी वर्तमान में 189 सदस्य इसमें शामिल हैं। तो आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर है उसे ज़रूर नोट करके रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जाने का संभावना देखा जाए तो क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अरेबियन ट्रेवल मार्ट जो कि ATM का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये ATM जो कि अरेबियन ट्रेवल मार्ट जो कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 1 से 4 मई तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें अरेबियन ट्रेवल पर्यटन उद्योग के लिए अग्रणी वैश्विक आयोजनों में से एक जो कि दुनिया भर के आगंतुकों को और प्रदर्शकों को इसमें आकर्षित करता है। ओके फ्रेंड्स, यह जो कि दुबई में इसका आयोजन किया गया था ATM अरेबियन ट्रेवल मार्ट। इसमें क्या है, अरेबियन जो कि ट्रेवल है या पर्यटन उद्योग के लिए जो कि अग्रणी वैश्विक आयोजनों में से एक है और ये दुनिया भर के जो कि प्रदर्शकों जो रहते हैं उसको यह आकर्षित करता है। अगला देख लेते हैं, गीता कार्मिकुला जो कि बीमा योजना है किस राज्य से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं यह प्रारंभ किया गया था। तो यह जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो के चंद्रशेखर के द्वारा जो कि ताड़ी निकालने वालों के लिए यह एक विशेष योजना शुरू किया गया है, गीता कार्मिकुला योजना। इसमें क्या, इसके अंदर घोषणा किया गया है जो कि ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। तो आप लोग इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो, और यह जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया है। आगे देख लेते हैं, भारत में पहला जो कि खुले में शौच मुक्त प्लस जिला कौन सा बनना है, यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो वायनाड जिला जो कि केरल भारत का पहला जो कि खुले में शौच ओपन डिफेक्शन फ्री कह सकते हैं ODF प्लस जो कि जिला बना है वायनाड। आप याद रखें, वायनाड जो कि ODF रैंकिंग में 100 अंक हासिल किए हैं, जबकि मनेचेरियल जो कि महाराष्ट्र और अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश को क्रमशः 90.45 या 88.79 इसमें अंक मिले हैं। तो आप वायनाड आप याद रखें। इससे पहले जो कि वायनाड को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में भी इन्हें यह अवार्ड मिल चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो यह इंपॉर्टेंट जिला है वायनाड।
ODF एक प्रकार से देखा जाए तो ODF प्लस का उद्देश्य जो कि महात्मा गांधी की उनकी 150वीं जयंती जो कि है उसके उपलक्ष्य में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो यह जिसमें वायनाड इसमें रैंक 1 हासिल किया गया है। आगे देख लेते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो कि है 21-22 के अनुसार भारत का जो कि सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो कि सचिव हैं एस चंद्रशेखर ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे इसमें जारी किया गया है। इस सर्वे में 28 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश में से जो कि सबसे आगे रहा हुआ कर्नाटक राज्य जो कि सबसे इनोवेटिव राज्य शामिल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कर्नाटक जो कि इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक राज्य में विनिर्माण के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार जो कि करने वाली जो कि कंपनी है उसकी संख्या भी अधिक है। तो यह कर्नाटक आप याद रख सकते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इनोवेशन सर्वे इसमें टॉप पे रहा है। SCO जो कि संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो SCO के जो कि विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। इस बैठक में पाकिस्तानी विदेश मंत्री कौन है, बिलावल भुट्टो जो कि चीनी विदेश यात्री किंग वह और SCO के जो कि विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स, आप याद रखें जिसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, चीनी विदेश मंत्री किन गैंग व अन्य जो कि SCO के सदस्य मंत्रियों के इसमें भाग लिया था। भारत जो कि बहुपक्षीय राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और लोगों के बीच जो कि बातचीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से SCO में विशेष महत्व रखता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो कि अभी हाल ही में आयोजन गोवा में किया गया था और इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो अगला देख लेते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुँच किस राज्य में है, तो यह जो कि इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन द्वारा और कतर की जो कि प्रकाशित एक नई रिपोर्ट इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 इसमें दिखाया गया है। इसमें गोवा जो कि राज्य है इसमें सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच है और बिहार जो कि इसमें सबसे कम रैंक में आता है जिसमें सबसे कम इंटरनेट पहुंच है। तो याद रखें गोवा टॉप पे और बिहार सबसे लो पे है। अगला देख लेते हैं। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो कि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो लीगल एंटिटी, तो यह एक प्रकार से कोड है जो कि कानूनी रूप से किसी इकाई या संस्था के विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए बाजारों और न्यायालय में उपयोग किया जाता है। जो वित्तीय लेन देन में यह संलग्न है इसको बताता है। यह बुक जो कि आप याद रखें लीगल एंटिटी जो कि आइडेंटिटी शुरुआत, यह एक प्रकार से बारकोड है। अगला देख लेते हैं। बुक कौन सा है, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लिब्रियंस ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक से संबंधित है। तो यह जो कि हाल ही में पत्रकार जो कि मनोज मिट्टा द्वारा लिखित तो जो कि पुस्तक है सीक्रेट ऑफ हिस्ट्री और कास्ट इन लिब्रियंस जो कि लॉ है उसका विमोचन किया गया है। आप याद रखें पत्रकार मनोज मिट्टा द्वारा यह किया गया। यह पुस्तक जो कि 1850 के कास्ट जो कि है डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट जो है इस पर आधारित है जिसे अंग्रेजी द्वारा इसमें स्थापना किया गया था। यह पुस्तक जो कि स्वतंत्र भारत में जाति को लेकर जो कि जारी बहस होता है विरोधी स्वकीयता के लिए अनजाने पहलुओं पर इसमें प्रकाश डालती है। यह देखा जाए तो जाति से संबंधित है जो इसमें प्रकाश डालता है। आप नाम याद रखें सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लिब्रियंस ऑफ लॉ जो कि इसके पुस्तक के भी किए हैं जो कि पत्रकार है मनोज मिट्टा द्वारा यह किया गया है। अगला देख लेते हैं। आगे के जो कि हमारा क्वेश्चन है वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आप आंसर याद रखें और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन आपको डीपली आप कंप्लीट कर लिए और उसमें यदि कुछ क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप देख लेते हैं। किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल जो कि कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये IIT कानपुर के द्वारा साइबर सुरक्षा कौशल अभियान शुरू किया गया है। तो आप लोग याद रखें IIT कानपुर। किसे IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार दिया गया है, तो यह जो कि नवाब मोहम्मद अब्दुल जो कि है इन्हें IAA का जो कि मेधावी पुरस्कार से सम्मान किया गया है नवाब मोहम्मद अब्दुल को। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है, तो यह जो कि उत्तर प्रदेश हैं इन्हें स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग याद रखें नाम। भारत का पहला केबल जो कि स्टेट रेल ब्रिज है अंजी खड़ा वह कहाँ पे है, भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी खड़ जो कि कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। आप लोग याद रखें। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो यह जो कि भारत है वह रिफाइंड के मामले में ईंधन में सबसे आपूर्तिकर्ता देश बना है यूरोप में। और यह इंपॉर्टेंट है। किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ फूड कॉन्क्लेव जो कि 2023 का आयोजन किया गया है, तो यह जो कि फूड कॉन्क्लेव का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। तो
आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं, इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो यह देखा जाए तो ये आईटीसी जो कि इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए छठी सबसे बड़ी कंपनी बनी है इन्फोसिस से। तो ये भारत और किस देश के औद्योगिक जो कि अनुसंधान सहयोग पे जो कि हस्ताक्षर ज्ञापन किया गया है। तो यह जो कि भारत और किस देश ने, तो इजराइल ने अनुसंधान सहयोग पे हस्ताक्षर किया गया है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो यह जो कि बिहार पहले था, तो इसके बाद आपको दूसरा है तो इंपॉर्टेंट है, तो ये उड़ीसा में जो कि बिहार के बाद पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है। फोर्ब्स 2023 की जो कि हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन सबसे शीर्ष पे है। तो यह जो कि रोनाल्डो इसमें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसमें सबसे शीर्ष पे है, जो कि 2023 की लिस्ट फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है। महात्मा गांधी के जो कि पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हुआ है। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हुआ है, जिसका उम्र कितने वर्ष है। तो 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये महात्मा गांधी के पोते हैं। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का जो कि स्थान दिया गया है। तो यह अभिनव जो कि स्थान दिया गया वो कर्नाटक को दिया गया है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में। अगला देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी गई। तो यह आंध्र प्रदेश द्वारा यह जो कि विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी गई है। किसने फ्रूट जो कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। तो यह डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इस फ्रूट जो कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है। तो आप लोग याद रखें, किस देश की सरकार ने मासिन करेंसी जो कि 2023 शिखर सम्मेलन शुरू की गई है। तो यह जो कि यूएई सरकार द्वारा मशीन करेंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला देख लेते हैं, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का जो कि प्रशासक नियुक्त किसे किया गया। तो पी कृष्णा भट्ट को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का जो कि प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का जो कि वीक का क्वेश्चन है वो समाप्त हो रहा है। और हमने जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसे हमने कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन सेलेक्टिव इसमें लिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसे कम से कम 2 बार डिवीजन कर ले। इससे क्या होगा, आपको बार बार आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम लोग जब किसी मैगजीन से करेंगे उसमें आपको रिवीजन आसानी से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो कि आपका इस वीक करंट अफेयर्स जो कि वीडियो आपका बाकी रह गया वो मैं आपको आई होप आप देख सकते हैं गुरुवार को आपको आसानी से मिल जाएंगे, बुधवार या गुरुवार को मिल जाएंगे, जिसमें कि हम लोग 7 से जो कि 14 जो कि मई के करंट अफेयर्स आपको यह बुधवार या गुरुवार को आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप लोग कृपया वेट करें, लेकिन आप लोग ज़रूर इस करंट अफेयर्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिससे क्या होगा हमें भी मोटिवेशन मिलता है जो आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँ। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ समय से आप लोगों का रिस्पांस कम रहा है, इस वजह से आप देख सकते हैं टारगेट जो कि हमारा स्टडी वीडियो आता था वो भी अभी फ़िलहाल 2 से 4 दिनों से नहीं आ पा रहा है। केवल आपको टास्क दे दिया जाता है पीडीएफ के माध्यम से। तो आप लोग कृपया इसमें सहयोग करें, जिससे क्या होगा मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा और मैं इसके लिए फिर से न्यू जो कि वीडियो आपको लेकर आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आप दिनों दिन देख सकते हैं जो डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। तो आप लोग कृपया अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।